जय हिंद। आज देखने वाले हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय कि आखिर हम लोगों का जो भूमि है सो कैसे खराब हो रहा है, कैसे उसका अपरदन हो रहा है, वो हम लोग देखने वाले हैं। और उसका उपाय क्या है, हम लोग कैसे भूमि को बचा सकते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। मतलब कि जो हम लोगों का भूमि है सो बहुत ही पहले से चलते आ रहा है। मतलब जो हम लोगों का ज़मीन जो भूमि है तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। जो मतलब कि जो हम लोगों का भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है हम लोगों के बाद, वो भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। और जो हमारे पूर्वज थे वो भी हम लोगों का इसी भूमि का उपयोग करते थे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मतलब कि जैसे जितना भी हम लोगों को जो भी ज़रूरत है सो हम लोग सब कुछ ज़मीन से ही प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोगों को अगर खाना खाना है तो चावल रोटी जो भी है सो गेहूँ सब हम लोग ज़मीन पर ही बोते हैं। जैसे कपड़ा हो गया तो कपड़ा कैसे, मकान, जैसे मकान भी हम लोग क्या बनाते हैं, घर हम लोग ज़मीन पर ही बनाते हैं। तो ज़मीन पर जो हम लोग घर बनाते हैं वो तो डायरेक्ट हम लोग थोड़ी ना घर बना लेते हैं, उसमें भी तो मिट्टी का हम लोग उपयोग करते हैं। अगर मिट्टी का घर बना रहे हैं तो उसके बाद फिर हम लोग अगर ढलाई का घर बना रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को ईंट का ज़रूरत पड़ता है। तो ईंट भी तो हम लोगों का मिट्टी से ही बनता है। उसके बाद सीमेंट हो गया तो सीमेंट भी हम लोगों का चूना पत्थर और भी अलग अलग पत्थरों से मिल करके बनता है। तो वो भी तो ज़मीन मतलब कि भूमि के अंदर ही रहता है ना। तो इसलिए हम लोगों का भूमि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कपड़ा, तो कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं वो भी भूमि में ही हम लोग बोते हैं। जैसे कपास हो गया तो कपास से बहुत सारे कपड़े बनते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के हम लोग फसल बोते हैं तो उससे हम लोग कपड़े भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब कि हम लोग जितना भी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, उसका 95% हम लोग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। जैसे मानव कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम लोग मानव क्रियाकलाप कर रहे हैं, मतलब कार्यकलाप कर रहे हैं, जो भी हम लोग अपना जो भी जिंदगी में क्रियाकलाप कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। मतलब कि भूमि थोड़ा सा खराब हो रहा है। और हम लोग इस तरह से खराब कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ है जो हम लोग प्राकृतिक कारण भी हम लोगों का बढ़ जा रहा है जिससे भूमि खराब हो रहा है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे खराब हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा है कुछ मानव क्रियाकलाप, जैसे वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब होता है जंगल काटना। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जंगल काटने लगेंगे तो जैसे कि जंगल हम लोगों को क्या करता है, जंगल तो हम लोगों का बहुत सारा चीज़ प्रदान करता है, फल फूल और हवा, ऑक्सीजन, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। हम लोग अभी भूमि के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पर भूमि में क्या करता है, जो पेड़ पौधा है सो अपना जड़ से ज़मीन को पकड़े हुए रहता है। तब बारिश होता है तो क्या होता है, तो बारिश होने के कारण वो जो मिट्टी रहता है सो मिट्टी बह के नहीं जा पाता है अगर जड़ से मजबूती से पकड़ा हुआ है पेड़ तो। वरना अगर जहाँ पर पेड़ नहीं रहता है वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर मिट्टी को बहा के पानी ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर हम लोग जंगल काटने लगेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोगों का भूमि का निम्नीकरण होगा। फिर अति पशुचारण, मतलब कि अगर हम लोग जंगल में अगर जानवर चरा रहे हैं उतना ठीक है, लेकिन अगर अति पशुचारण मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर उस जगह पर हम लोग जानवर चराने लगे एक ही क्षेत्र पर, तो वहाँ के जितने भी घास फूस, जितने भी झाड़ी उड़ी थे सो समाप्त होने लगेंगे, जिस कारण हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। उसके बाद खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। मतलब कि खनन खनन में हम लोग क्या करते हैं, खनन में मतलब जैसे कि हम लोग कोयला निकालते हैं ज़मीन से, और भी चीज़ हम लोग खनिज पदार्थ निकालते हैं ज़मीन से। तो उसमें क्या होता है, जो भी हम लोग नीचे से ज़मीन से निकालते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को उसके स्थान पर जो भी, जैसे कोयला निकाले तो कोयला के स्थान पर तो खाली जगह हो गया, तो खाली जगह को तो भरना पड़ेगा ना। तो भरने के लिए वहाँ पर हम लोगों को बालू भरना पड़ेगा। वरना अगर बालू उलू अगर नहीं भरेंगे, कुछ अगर ठोस पदार्थ अगर नहीं भरेंगे तो वो कुछ सालों में क्या हो जाएगा, वो जो भूमि है सो भूकंप आएगा, और ज़्यादा अगर भूकंप आ गया तो वो भूमि दब जाएगा। मतलब कि भूमि फिर खराब हो जाएगा, उससे बहुत सारे जिंदगी का भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं भूमि निम्नीकरण का क्या क्या कारण है, मतलब कि भूमि किस किस कारण से खराब हो रहा है। देखें कि भूमि निम्नीकरण का क्या क्या कारण था। मुख्य कारण था हम लोग का वनोन्मूलन। जंगल अगर हम लोग बहुत ज़्यादा काटने लगेंगे, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जानवर चराने लगेंगे और खनन बहुत ज़्यादा करेंगे तो भूमि निम्नीकरण का यही सब 3 महत्वपूर्ण कारण है। जैसे खनन के उपरांत खदानों, जैसे कि अगर हम लोग कोयला खदान मान के चलते हैं तो वहाँ पर खनन के द्वारा कोयला को निकाला जाता है। तो खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों
और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, सरकार तो बोलती है वहाँ पर कि बालू वालू या फिर कुछ और ठोस पदार्थ वहाँ पर ले जा करके भर देना चाहिए, खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग खनन करते हैं तो खनन करने के लिए हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट खनन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर के जितने भी जंगल के पेड़ है सबको पेड़ को काटना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर हम लोग खुदाई करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ मिनरल्स या फिर जो भी खनिज पदार्थ है उसको निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को वनोन्मूलन करना पड़ेगा, मतलब जंगल को काटना पड़ेगा। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गुजरात, राजस्थान तरफ उधर हो रहा है अति पशुचारण। अति पशुचारण का मतलब होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जानवरों को जंगल में छोड़ दिया जा रहा है या फिर चराने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, जिससे जंगल है सो धीरे धीरे उधर समाप्त होते जा रहा है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई मतलब कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश से होते हुए हम लोगों का गंगा नदी आता है, तो उधर क्या होता है बहुत ज़्यादा ढलान है, तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पानी पड़ने लगता है, बरसात में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जिस कारण से वहाँ पर का फसल बर्बाद हो जाता है। तो वही लिखा है कि अधिक सिंचाई के कारण वहाँ का भूमि निम्नीकरण यानी कि ज़मीन खराब हो रहा है। मतलब कि जैसे अगर हम लोग किसी भी ज़मीन में अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़मीन क्या होगा, उसका ऊपरी भाग धीरे धीरे बालू बनते बनते एक जगह से मिट्टी उखड़ते चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, जिस कारण भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। मतलब कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सिंचाई करने लग गए, बहुत ज़्यादा जल हम लोग उसमें डालने लगे, तो उसका जो मिट्टी है सो उसमें लवण और क्षारीयता बढ़ते चला जाएगा, जो कि मिट्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने यानी खड़िया मृदा और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूलकण विसर्जित होती है। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे कि अगर हम लोग सीमेंट उद्योग अगर देखें तो वहाँ पर क्या होता है, जो चूना पत्थर होता है ना, सो चूना पत्थर को वहाँ पर बहुत ही महीन में मतलब कि पीसा जाता है पाउडर की तरह। तो वहाँ पर जो पाउडर की तरह पीसा जाता है तो उसके कारण बहुत सारे धूलकण क्या होता है, हवा के द्वारा बहुत सारे धूलकण एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि अगर सीमेंट का फैक्ट्री है, वहाँ पर हम लोग चूना पत्थर हम लोग वहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, उसको पीस रहे हैं, तो वहाँ पर पीसने के बाद जो धूलकण है सो एक जगह से उड़ के अगर जंगल तरफ चला जा रहा है, तो जंगल के अगर पत्तों में अगर चला जा रहा है, ठीक है, तो पत्तों में वहाँ पर जाने के बाद या फिर जंगल में चले जाने के बाद वहाँ पर सूर्य जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें दिक्कत होने लगता है, क्योंकि पत्तों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर का जो चूना पत्थर रहता है, जो सीमेंट का जो पाउडर रहता है सो चला जाता है, तो जिस कारण सो वहाँ पर पेड़ पौधे धीरे धीरे फिर मरने लग जाते हैं, वहाँ पर के पेड़ पौधे मरने लग जाते हैं, जिस कारण वहाँ का भी वनोन्मूलन होने लगता है, मतलब जंगल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। देखा, जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। मतलब कि यहाँ बोल रहे हैं जो जल सोखने का, जैसे मिट्टी में अगर हम लोग कुछ सीमेंट का अगर अगर पत्थर मान के चलते, अगर पत्थर डाल देते तो वहाँ पर पानी तो अंदर नहीं जा सकता है ना, तो उसी प्रकार अगर पतला पतला अगर परत हम लोगों का ज़मीन में पड़ जाएगा सीमेंट का ना, बहुत मतलब एक परत नहीं, बहुत मोटा मोटा एक एक इंची कर करके इतना मोटा करके मतलब बहुत ज़्यादा मोटा अगर सीमेंट का परत पड़ जाता है, तो जिस कारण से जो मिट्टी जो पानी सोखता था ना, सो पानी नहीं सोख पाएगा अंदर। जैसे कि अगर घर में ही हम लोग देखते हैं, अगर ढलाई करते हैं तो मतलब जैसे ज़मीन बनाते हैं, तो ज़मीन बनाने के बाद क्या इसमें पानी सोखता है? नहीं सोखता है ना। तो उसी प्रकार से सीमेंट वाला भी होता है। सीमेंट अगर पाउडर अगर वहाँ पर चला गया तो पाउडर बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में चला गया, जिस कारण से वहाँ का मिट्टी पानी नहीं सोख पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। मतलब कि आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी औद्योगिक मतलब कि जितने भी फैक्ट्री उक्ट्री लग रहे हैं, तो फैक्ट्री के द्वारा जितने भी जल मतलब कि जो भी खराब जल होता है उसको फेंका जाता है, तो अपशिष्ट जल को
अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। मतलब आजकल क्या हो रहा है, आजकल भारत में हम लोगों का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री लगने लग गया, उद्योग लगने लग गया है, जिसके कारण वहाँ का जो भी पानी निकलता है, जिसके कारण हम लोगों का भूमि है सो प्रदूषित हो रहा है और जल भी हम लोगों का प्रदूषित हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। क्योंकि अगर फैक्ट्री का जो भी कचरा वचड़ा रहता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है, बेकार पदार्थ, जहरीला पदार्थ बोल सकते हैं, तो वो डायरेक्ट जा करके वो लोग नाली नाला के द्वारा तालाब में या फिर कहीं नदी में छोड़ दिया जाता है, जिस कारण जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है और वहाँ के मछली या फिर जो भी जल जीव है सो मर जाते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। मतलब कि जो भूमि निम्नीकरण है, जो हम लोगों का भूमि खराब हो रहा है, तो उसके सुलझाने के लिए क्या क्या तरीके सो हम लोग देखते हैं। पहला है वनोन्रोपण। वनोन्रोपण का मतलब होता है कि जंगल लगाना, मतलब कि जंगल जैसे अगर हम लोगों का समाप्त हो रहा है तो हम लोग और अधिक पेड़ लगाएंगे, तो जिसके कारण हम लोगों का वनोन्रोपण होगा और हम लोगों का जो मिट्टी है सो मिट्टी कट करके नहीं बहेगा, इससे हम लोगों का ज़मीन बच सकता है। फिर चरगाहों का उचित प्रबंधन, मतलब कि जो भी जानवर है उसको चराने के लिए हम लोग उचित प्रबंधन कर दे कि इतना ज़मीन पर ही आप लोग चरा सकते हैं, पूरा नहीं चराना है, वरना अगर हम लोग उचित प्रबंधन कर देंगे तो चारागाह हम लोग का कम जगह पर ही चरेगा और हम लोग का जो जंगल है सब बच जाएगा। इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, मतलब कि ये हम लोगों का भूमि निम्नीकरण के लिए कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, सेल्ट बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पशुचारण नियंत्रण। पशुचारण नियंत्रण का मतलब होता है जैसे कि अगर हम लोग जो जानवर है तो जानवरों को कंट्रोल तरीके से हम लोग उसको चराएं, मतलब कि पूरा ही जंगल में नहीं छोड़ दे, कुछ क्षेत्रों तक के लिए सीमित रख दे कि इतना क्षेत्र तक जानवर चरेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है रेत के टीलों। जैसे रेत के टीलों में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रेत के टीलों में हम लोगों को पता है कि वहाँ पर रेत में बालू वालू सब उड़ते रहता है, तो अगर हम लोग को पता है कि अगर रेत का टीला है तो वहाँ से बालू जब जंगल की तरफ जाएगा या फिर जहाँ पर हरियाली है तो वहाँ पर भी वो रेत बिछा देगा और रेत में भी पानी सोख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे ज़मीन का निम्नीकरण हो जाएगा, वहाँ पर भी ज़मीन फिर धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग फिर से फसल नहीं बो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो रेत के टीलों पर हम लोग को कांटेदार झाड़ियाँ लगाना पड़ेगा। क्यों, उससे क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग मान के चलते हैं, अगर ये हम लोगों का इतना दूर तक रेत है, ठीक है, इतना दूर तक रेत है और इधर हम लोगों का पेड़ है, ठीक है, तो ये जो रेत है सो रेत उड़ उड़ के यहाँ पर पेड़ तरफ जा रहा है और पेड़ तरफ जा करके इसको भी समाप्त कर दे रहा है और यहाँ पर भूमि निम्नीकरण नहीं हो पा रहा, मतलब पेड़ दोबारा फिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इधर भी धीरे धीरे रेत बढ़ते जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पर बीच बीच में हम लोग कांटेदार झाड़ियाँ लगा देंगे, मतलब बीच बीच में यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ लगा दिए हैं, फिर यहाँ पर भी कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी, यहाँ भी लगा दिए हैं, तो यहाँ पर से जो बालू है सो यहाँ पर रेत उड़ करके आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकेगा, फिर थोड़ी सी मात्रा यहाँ आएगा तो थोड़ा सा मात्रा इधर जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे हम लोग रेत को कंट्रोल कर देंगे, जो जंगल इधर है सो इधर वाला जंगल हम लोग का बच जाएगा, ठीक है। मतलब कि रेत को अगर हम लोगों को फैलने से बचाना है, मतलब कि भूमि का निम्नीकरण होने से बचाना है, तो वहाँ पर हम लोग कांटेदार झाड़ी लगा देंगे, जिसके कारण रेत ज़्यादा दूर उड़ के नहीं जा पाएगा, ठीक है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, मतलब कि जहाँ पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग को उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। खनन नियंत्रण, खनन जैसे यहाँ पर बंजर भूमि जहाँ पर हम लोग कृषि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, वहाँ पर जल का कमी है या फिर उस मिट्टी में उर्वरकता शक्ति कम है, तो वहाँ पर खाद उद डाल के या फिर जल वहाँ पर पहुँचा करके हम लोग बंजर भूमि में भी कृषि करेंगे, ठीक है। बंजर भूमि में हम लोग कृषि करेंगे उचित प्रबंधन करके। उसके बाद खनन नियंत्रण, मतलब कि जो भी खनन करते हैं, जो भी खनिज पदार्थ जमीन से निकालते हैं, तो वो भी नियंत्रण तरीके से निकालेंगे कि वहाँ पर कुछ ठोस पदार्थ डाल दिया जाए ताकि वहाँ पर फिर भूमि धंस ना जाए। और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब कि जो फैक्ट्री से जो हम लोगों का जो जल निकलता है, जो खराब जल निकलता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग कहीं पर नहीं छोड़ दे, उसको हम लोग परिष्करण, मतलब कि उसको पहले थोड़ा सा देख ले कि ये थोड़ा सा अच्छा है पानी या नहीं है, इससे कहीं बहुत ज़्यादा जहरीला पानी तो नहीं, इससे बहुत सारे जल जीव मर तो नहीं जाएंगे,
तो उसको हम लोग को देख लेना कि बहुत ज़्यादा जहरीला तो नहीं है। अगर जहरीला है तो नहीं छोड़ेंगे, और जहरीला थोड़ा सा कम होने देंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग छोड़ेंगे, तब हम लोगों का भूमि और जल प्रदूषण बच सकता है। अब हम लोग देखने वाले हैं मृदा संसाधन, मतलब कि हम लोगों का जो मिट्टी है सो हम लोगों के लिए संसाधन कैसे है। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हम लोगों को पता है जिसमें हम लोग आज अभी रह रहे हैं वो हम लोग मृदा में ही रह रहे हैं, मतलब मिट्टी के ऊपर घर बना करके रह रहे हैं। तो यह पौधों के विकास का माध्यम है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे विकास करते हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मतलब कि जैसे अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहेगा, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से जीवित रहेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पेड़ पौधों से ही, सब्जियों से ही अपना जीवन यापन करते हैं, हम लोग जीते हैं। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वो जो जीव जंतु हैं वो भी जिंदा नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों का मृदा आवश्यक है, और मृदा के बाद पौधों का विकास, और पौधों के विकास के बाद जीवों का पोषण, जीव अपना पोषण करते हैं, मृदा से खा करके जिंदा रहते हैं। मृदा एक जीवन तंत्र है, मतलब कि मृदा एक जीवन तंत्र है जिससे हम लोगों को जीवन मिलता है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब कि जो आज आप अपने घर तरफ देख रहे हैं मिट्टी को, वो एक दिन में या एक दो दिन या सालों में नहीं बना है, वो लाखों सालों में बना है। मतलब कि लाखों सालों में कैसे, मतलब कि जैसे कोई अगर पेड़ हो गया तो वहाँ पर पेड़ कोई उगा, फिर वहाँ पर पेड़ फिर मर गया, फिर पत्ता उतर झरा, फिर इसी तरह करते करते बहुत सालों तक इसी तरह प्रक्रिया चलती रहा। उसके बाद बहुत सारे पेड़ मरते गए, पत्ता वहाँ पर ज़मीन में दबते गया, उसके बाद धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर मिट्टी बना। 1 सेंटीमीटर बहुत ही कम होता है, आप स्केल में देख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष लगता है, इतने बहुत पतला पतला बनता है 1 साल में। 1 साल में मतलब कि कुछ होता ही नहीं है, हज़ारों सालों में, लाखों सालों में बनता है 1 सेंटीमीटर। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवाचक जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अजैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। मतलब कि जो जमीन बनता है, जो मिट्टी बनता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जो हम लोगों का मृदा बनता है तो उसके लिए हम लोगों को जनक सेल चाहिए, मतलब कि एक पदार्थ चाहिए, मतलब कि एक जनक सेल, मतलब कि पत्थर जैसा कुछ सामान चाहिए। फिर संस्तरण सेल, उसका जलवायु, मतलब कि जलवायु भी उसका अच्छा रहना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर बारिश होना चाहिए, वहाँ पर का वातावरण अच्छा रहना चाहिए। वनस्पति, वहाँ पर पेड़ पौधे उगना चाहिए। फिर अन्य जैव पदार्थ का मतलब जो जीवित पदार्थ है, जैसे कि मछली हो गया, जो जानवर हो गए, मतलब कि वहाँ पर अगर मिट्टी अगर बन रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी दब चुके होंगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी वहाँ पर दब चुके होंगे। कुछ भी जैसे चिड़िया उड़िया वो भी तो मर के मिट्टी में ही तो मिल गए होंगे। तो जितने भी हाथी होती है या फिर जो भी बड़े बड़े जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, सब धीरे धीरे मिल करके मिट्टी में ही मिल गए, और जिस कारण से उर्वरकता शक्ति हम लोगों का बन गया, मतलब मिट्टी का उर्वरकता शक्ति बन गया। और उसके बाद फिर समय भी मुख्य कारक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय ही तो इम्पोर्टेंट है। अगर समय नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों का मृदा कैसे बनेगा, क्योंकि हम लोग को मृदा बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। प्रकृति के अनेकों तत्व, जैसे तापमान परिवर्तन, मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, फिर बहते जल की क्रिया, मतलब कि जल बहना, फिर पवन, फिर हिमनद मतलब कि जो हम लोगों का हिमनद, मतलब जो पहाड़ से, मतलब कि जो बर्फ़ से नदी बहता है उसको हिमनद बोलते हैं। फिर अपघटन क्रियाएँ आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मतलब कि प्रक्रिया जो मृदा बनता है, जब मिट्टी बनता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, कभी ठंडा कभी गर्म, फिर पानी की आवश्यकता होती है, कभी उसके बाद कभी हवा की आवश्यकता होती है, बहुत सारे नदियों की आवश्यकता होती है। तो जिस कारण से फिर मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि मृदा में कभी कभी रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी आवश्यक है, जैसे कि मृदा जैव से ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मतलब कि जो हम लोग का मृदा है सो जैव और अजैव दोनों पदार्थों से बनती है।
जैसे जो बहुत सारे जैव हो गया, जैसे जीव जंतु हो गया, वहाँ पर मिट्टी में मिल चुके हैं। और अजैव मतलब कि जो अजैव जैसे चट्टान और धातु हो गए, तो वो भी बहुत सारे चट्टान भी धीरे धीरे टूट टूट के पानी के द्वारा मिट्टी का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और मृदा से बना है। मतलब कि जो भी हम लोग अभी मृदा देखते हैं तो उसको निर्धारित करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर जगह एक तरह का मिट्टी नहीं है, हर जगह जाएंगे तो अलग अलग तरह का मिट्टी मिलते जाएगा हम लोगों को। जैसे ज़मीन के नीचे ही हम लोग देखते हैं कुआं अगर कोई खोदता है तो वहाँ का पहला मिट्टी कुछ अलग होता है, लाल मिट्टी होता है, उसके अंदर फिर बालू मिट्टी, फिर अलग अलग प्रकार की मिट्टी, उसके बाद पत्थर उत्थर भी मिलते हैं, तो वही अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग का लिखा है ऊपरी संस्तर की मिट्टी, मतलब कि सबसे ऊपरी लेवल की मिट्टी। उसके बाद है उपमृदा, यानी कि अक्षय चट्टानें, जैसे बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिकाएं। उसके बाद तीसरा नंबर पे है अधत स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें, मतलब कि जो चट्टानें हैं सो, और यहाँ पर अपक्षय रहित आधारित चट्टानें। मतलब कि इस तरह के 3-4 तरीकों के हम लोगों के जमीन के नीचे अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं मिट्टी पाए जाते हैं। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, उन्हीं में से 3 इंपॉर्टेंट है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो क्या बताते कैसे। इससे पहले नीचे में थोड़ा सा छूट गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं कि नीचे में क्या लिखा हुआ है। जिसे यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर लिखा था कि रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। मतलब कि जो हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कि भारत में अलग अलग भारत में हम लोग आगे में देखेंगे कि भारत में किस तरह के प्रकार है नेक्स्ट पेज में। तो वही लिखा है, फिर लिखा है कि मृदाओं का वर्गीकरण, जो मृदा है, सो मिट्टी है, सो मिट्टी को भी हम लोग अलग अलग प्रकारों में बांटे हैं, अलग अलग मिट्टी को अलग अलग नाम दिए हैं, वही हम लोग अभी देखेंगे। जैसे भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। मतलब कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पर नीचे है, कहीं का जलवायु ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं का वनस्पति पेड़ पौधे ज़्यादा बड़ा है, कहीं छोटा है, तो जिस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। मतलब कि हर जगह का अलग अलग, भारत में हम लोग देख सकते हैं अलग अलग प्रकार का मिट्टी है हर जगह। जैसे पहला हम लोगों का दिया हुआ है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा क्या होता है, तो जलोढ़ मृदा को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। मतलब कि ये लगभग हर जगह पर हम लोगों को मिल जाता है, जो कि विस्तृत रूप से फैली हुई है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान मतलब कि जैसे उत्तर भारत हो गया ना, तो उत्तर भारत में हम लोगों का जलोढ़ मृदा से बना है। मतलब कि जैसे हम लोग का ये उत्तर भारत हो गया, तो उत्तर भारत हम लोग किससे बना है, तो जलोढ़ मृदा से बना है इधर, ठीक है। उसके बाद फिर ये मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। तो हम लोगों को पता है कि इधर हम लोगों का सिंधु नदी है, यहाँ पर हम लोग का गंगा नदी बहता है, और इधर हम लोग का सांगपो नदी, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, तो इधर ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इधर सिंधु हो गया, इधर गंगा हो गया, इधर ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। तो यहाँ पर जो तीनों नदी है, सो तीनों नदी जब बहता है तो बहने के साथ साथ मिट्टी को भी अपने साथ ले आता है, जिसको हम लोग जो अपने साथ ला करके छोड़ देता है किनारे किनारे, उसको निक्षेप बोलते हैं। तो वही किनारे किनारे ला करके जो भी मिट्टी छोड़ देता है उसको हम लोग निक्षेप बोलते हैं, उसी को हम लोग जलोढ़ मृदा बोलते हैं, ठीक है। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। मतलब कि ये जो मृदा है जलोढ़ मृदा, सो अधिकतर कहाँ फैला है, ज़्यादातर मतलब कि एक गली की तरह राजस्थान और गुजरात तरफ फैली है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात तरफ हम लोग का सिंधु नदी बह रहा है, तो उधर हम लोग का पूरा भारत में नहीं, थोड़ा सा हम लोग का भारत में है। और पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं।
जैसे पूर्वी तट हम लोग जानते हैं कि इधर पूर्वी तट है, इधर पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट में भी बहुत सारे नदी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी हैं। सो ये भी हम लोगों का जलोढ़ मृदा बनाती है, मतलब डेल्टे भी जलोढ़ मृदा बनाते हैं। और हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में और डिटेल में। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। मतलब क्या बोला जा रहा है, जैसे कि जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा के जो नदी का मुहाना है, सो मुहाने से हम लोग ऊपर जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग का ये अगर नदी बह रहा है, तो नदी का जैसे यहाँ पर नदी आकर के यहाँ पर समुद्र में अगर मिल रहा है, तो ये जो मुहाना हो गया, ये हो गया मुहाना। मतलब कि जहाँ पर नदी आकर के मिलता है उसको बोलते हैं मुहाना। तो मुहाना के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को और बड़ा बड़ा पत्थर मिलते जाएगा। जैसे यहाँ लिखा, नदी के मुहाने से घाटी की ऊपर की ओर जाते तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। मतलब कि इधर हम लोगों को और बड़ा बड़ा हम लोगों को आकार के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाले मृदा पाई जाती है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बता दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण मृदा पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर मुहाना यहाँ पर मतलब कि मोटे मोटे कण यहाँ पर पाए जाते हैं। वही लिखा है कि जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों के तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्रों और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है जब पर्वत, मतलब कि जब पहाड़ से जब नदी निकलता है ना यहाँ से, तो वहाँ पर इस तरह के पर्वतों के तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं ऐसी मृदाएं मोटे मोटे यहाँ पर ऊपर में, जहाँ पर उद्गम स्थल होता है नदी का। यहाँ पर मतलब कि साफ साफ समझिए, मतलब कि जब यहाँ पर जब नदी निकलती है पर्वत से, तब यहाँ पर जो नदी पहाड़ों को काटती है, तो पहाड़ों को काट काट के बहुत बड़े बड़े पत्थरों में तोड़ देती है। यहाँ पर मतलब कि पत्थर बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन वही नदी जब इस पत्थर को अपने साथ ले जाती है एक जगह से दूसरे जगह, तो ये घिसते घिसते पत्थर धीरे धीरे बहुत महीन महीन और बालू के रूप में टूट जाते हैं, और जो कि मुहाने के पास बहुत पतले पतले बहुत ही महीन बालू हम लोग के बन जाते हैं, जिसको हम लोग जलोढ़ मृदा बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। मतलब कि जिस तरह से मिट्टी रहेगा, मतलब कि नया मिट्टी और पुराना मिट्टी, तो उस तरह से भी हम लोग मिट्टी का नाम रखते हैं। मतलब कि आयु से मतलब क्या बोलने का मतलब कर रहा है, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। एक पुराना जलोढ़ हो गया जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं, और एक नया जलोढ़ हो गया जिसको हम लोग खादर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि जो जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा की हम लोग दो भागों में बांट दिए, एक खादर और एक मतलब बांगर। खादर हम लोग का हो गया नया वाला और बांगर हो गया पुराना वाला। अब ये नया पुराना क्या हो रहा है, नया पुराना का मतलब जैसे कि अगर हम लोग का जो नदी है, जैसे अगर नदी हम लोग का सो नदी जब यहाँ पर जब बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो बहुत ज़्यादा भर जाने के बाद यहाँ पर अपने साथ जो भी मिट्टी लाई रहती है, सो मिट्टी को अपने किनारे किनारे क्षेत्रों में रख देती है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं जो इस बार आया है, मतलब कि इस वर्ष आया है, तो वो नया मिट्टी हो गया। तो नया मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर, लेकिन इस बार जो लाया उसको बोलेंगे हम लोग खादर मिट्टी। लेकिन इससे उसके बाद जब अगले साल आएगा, तो अगले साल जब नदी आएगा, तो उससे पहले तो यहाँ पर मिट्टी रहेगा जो पुराना मिट्टी होगा। मतलब कि जो 1-2 साल पुराना हो गया तो उसको हम लोग पुराना मिट्टी हो गया, तो पुराना मिट्टी को हम लोग बोलते हैं बांगर मिट्टी। ठीक है, जो पुराना हो गया, पुराना मिट्टी हो गया ना, उसको बांगर बोलते हैं। उसके बाद जब ये पुराना मिट्टी हो गया, उसके बाद जब ये फिर से नदी आएगा, तो फिर अपने साथ बाढ़ उड़ लाएगा, उसका जो मिट्टी लाएगा सो अगल बगल फिर से हम लोग का छोड़ देगा। तो अगल बगल जो छोड़ देगा, तो उसके बाद फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग यहाँ पर मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नया मिट्टी। अब नया मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो खादर। यहाँ तक क्लियर है। मतलब कि अगर जो मिट्टी लाया, तो मिट्टी तो जलोढ़ मृदा जो नदी के द्वारा जो बह के आया उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, लेकिन जो हम लोगों का पहले मिट्टी था उसको पुराना मिट्टी बोलते हैं, जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं। और जो इस बार जो लाया है, इस वर्ष लाया है, उसको हम लोग जो नदी के किनारे छोड़ दिया उसको हम लोग खादर बोलते हैं, यानी नया मिट्टी को खादर बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद लिखा है कि बांगर बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। अब बांगर किसको बोलते हैं? बांगर यानी कि पुराना मिट्टी, ठीक है। तो फिर जो बांगर होता है, जो पुराना मिट्टी होता है, उसमें कंकर पत्थर बहुत ज़्यादा होता है। और खादर खादर में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। मतलब कि खादर जो है सो बांगर से अच्छा होता है, अच्छा नहीं बोल सकते, मतलब महीन होता है। ज़्यादा महीन कौन होता है? खादर ज़्यादा महीन होता है। खादर कौन सा मिट्टी होता है? नया मिट्टी होता है। और बांगर पुराना मिट्टी होता है। तो पुराना मिट्टी मतलब कि ज़्यादा ये मतलब कि कंकड़ उंकड़ है। और यही जब नया मिट्टी आया तो इसको भी, कंकड़ को भी पूरा मतलब कि इस तरह से नदी पूरा अपनी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के गया कि नदी में मिट्टी के मतलब पानी के साथ घिसते घिसते ये और ज़्यादा बालू मतलब कि महीन हो गया। तो ये वाला हम लोग का खादर बन गया। खादर मतलब कि हम लोग का नया मिट्टी बन गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महीन है। और जो बांगर था, सो बांगर हम लोग का क्या था? कंकड़ पत्थर थोड़ा मोड़ा था, जो जिसको हम लोग पुराना मिट्टी बोलते हैं। और इसको हम लोग पुराना मिट्टी बोलते हैं और इसको हम लोग नया मिट्टी बोलते हैं, खादर को। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जलोढ़ मृदा क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला खादर और दूसरा बांगर। खादर नया मिट्टी, बांगर पुराना मिट्टी, ठीक है। तो अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। देखिए, जैसे कि हम लोगों का जो भोजन है, सो भोजन में हम लोग का यही सब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चावल हम लोग खाते हैं, आटा मतलब रोटी खाते हैं, और जैसे चीनी उनी हो गया, जो दाल हो गया, यही सब तो हम लोग का मेन चीज़ है। उसके बाद चावल तो सब्जी तो हम लोग अलग से ही उगा लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़, सबसे ज़्यादा हम लोग का थाली में चावल और रोटी रहता है। तो इसको उगाने के लिए तो हम लोग को सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा की आवश्यकता है, और जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और उसमें क्या क्या पाया जाता है ये भी याद रखना है। उसमें क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, ठीक है। और जलोढ़ मृदा में क्या क्या हम लोग उगाते हैं? जो हम लोग खाना नॉर्मल खाते हैं वो चावल चावल और रोटी और दाल, ठीक है, और चीनी, इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। गेहूं मतलब कि वही रोटी हम लोग समझ सकते हैं, और चावल चावल गेहूं से रोटी, और उसके बाद फिर दाल और गन्ने। अधिक उपजाऊपन के कारण मतलब कि यहाँ पर है जो हम लोग का जलोढ़ मृदा है, सो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, जिसके कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अब गहन कृषि मतलब क्या होता है? गहन कृषि का मतलब होता है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हम लोग कृषि करते हैं, बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, उसको बोलते हैं गहन कृषि, बहुत ज़्यादा कृषि। यह और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। हम लोग जलोढ़ मृदा पहले ही देख चुके हैं कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखे थे ऊपर में, जैसे भारत का नक्शा हम लोग जैसे भी बना था, तो यहाँ पर देखे थे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी था, जो उत्तर भारत में था, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर बहुत अधिक जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा अधिक मिट्टी पाया जाता है। तो जितना अच्छा मिट्टी हम लोग का पाया जाएगा, उतना अच्छा हम लोगों का फसल होगा, और जितना ज़्यादा फसल होगा उतना ज़्यादा जनसंख्या हम लोगों का वहाँ पर होगा। तो जिस कारण इधर हम लोग का जनसंख्या बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ का मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पर फसल भी बहुत सारा होता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। मतलब कि जो मिट्टी सूख जाता है उसमें क्या हो जाता है? वो क्षारीय हो जाती है। लेकिन क्षारीय अच्छा है क्या? नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी सूख चुका है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मतलब कि अगर क्षारीय है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा अम्ल पदार्थ डाल सकते हैं, तो जिसके कारण हम लोग का मिट्टी फिर से अच्छी हो जाएगी, जिससे हम लोग उपजाऊ होने के बाद हम लोग वहाँ पर पैदावार मतलब कि वहाँ पर हम लोग फसल रोप सकते हैं, मतलब कि बो सकते हैं। जलोढ़ मृदा हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं काली मृदा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र 1.6 में जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? काली मृदा। काली मृदा के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका नाम है काली मृदा, मतलब कि कौन सा मिट्टी होगा? तो ये काली मृदा होगा, मतलब कि काला कलर का होगा, ठीक है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं काली मृदा, कि इन मृदाओं का रंग कैसा होता है? काला होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, काली मृदाओं का रंग काला होता है। और इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन में भी पूछा जा सकता है कि काली रेगर मृदा किसे कहते हैं? तो रेगर मृदा काली मृदा को कहते हैं, काली मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा किस लिए है? किसकी खेती के लिए? हम लोग देख चुके थे जो जलोढ़ मृदा था उसमें हम लोग चावल, गेहूँ
और दलहन और हम लोग गन्ना बो सकते हैं। अब काली मृदा हम लोग में क्या रोपते हैं, तो काली मृदा में हम लोग कपास की खेती करते हैं। जो कपास जो हम लोग कपड़ा उपड़ा पहनते हैं ना, सो कपास से बनता है। तो कपास की खेती कहाँ होता है, तो काली मृदा में। क से कपास और क से काली मृदा, ठीक है, खेती के लिए उचित समझी जाती है। और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि कपास को काली मृदा में बोया जाता है, इसलिए इसको काली कपास मृदा भी बोला जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि लिखा हुआ है कि जलवायु और जनक सेल मतलब कि जो पत्थर उत्थर है, तो पत्थर के टूटने के बाद उसके बाद फिर जलवायु के कारण वहाँ पर का जो मिट्टी है सो काला बन चुका है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेलासाइट क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक सेलों से बनी है। लावा किसको बोलते हैं, जो हम लोग का ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है लाल कलर का धधकता हुआ, जो ठंडा हो जाता है ना, तो वो उसको हम लोग उसके बाद फिर वहाँ पर क्या होता है, वो जो लावा बन जाता है सो ठंडा होने के बाद वो भी एक तरह का ठोस पदार्थ मतलब चट्टान जैसा बन जाता है। वही चट्टान फिर धीरे धीरे पानी के द्वारा काट छिट करके मिट्टी बन जाता है। तो लावा जनक सेलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के क्षेत्र में और मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों तक घाटियों तक फैला है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा कहाँ पर है, तो जलोढ़ मृदा जो कि हम लोग का ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, हरा हरा ये वाला, ये हम लोग का क्या है, जलोढ़ मृदा है। ये हम लोगों का जलोढ़ मृदा है। यहाँ पर देख सकते हैं इधर पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, इधर उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र हो गया, इधर फिर इधर हम लोग का जलोढ़ मृदा है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़े हम लोग काली मृदा। काली मृदा कौन सा है, तो ये जो काला काला जो दिख रहा है ना, इधर हम लोग अभी पढ़े राजस्थान थोड़ा हो गया, इधर महाराष्ट्र की तरफ हो गया, इधर गुजरात यानी सौराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, इधर काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम लोग अभी और थोड़ा सा आगे देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मैप को थोड़ा बढ़िया देखते हैं या फिर देख लेते थे। यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को साइन दिया हुआ है कि इससे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा मृदा कहाँ पर है। जो हरा हरा है वो पर्वत और वन है, मतलब कि पर्वत मतलब कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इधर जम्मू कश्मीर तरफ बहुत सारे हिमालय के पर्वत हैं, फिर यहाँ भी पर्वत है, यहाँ पे पर्वत और जंगल है। और उसके बाद हम लोग ये हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोगों का क्या है, इधर हम लोग का इधर यहाँ तक जलोढ़ मृदा है। और उसके बाद हम लोग ये लाल कलर का है जिसको हम लोग लाल या पीली मिट्टी बोलते हैं। तो लाल और पीली मिट्टी हम लोग देख सकते हैं, इधर हम लोग का लाल लाल मिट्टी है, इधर लाल मिट्टी है। उसके बाद काली मिट्टी हम लोग देख चुके हैं, इधर हम लोग का काली मिट्टी है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ तरफ है, और इधर हम लोग का पश्चिमी तट की तरफ है थोड़ा सा, और इधर हम लोग का थोड़ा सा असम की तरफ है। और उसके बाद शुष्क मतलब कि जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होता है, जहाँ पर खेती करना मुश्किल, तो वो सिर्फ हम लोग का राजस्थान तरफ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रेत बालू उलू है। यहाँ पर हम लोग ये मैप को देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी किस तरह का होता है, जब पानी नहीं मिलता है तो वो हम लोग का दरार पड़ जाता है। और ये हम लोग का लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी भी हम लोग देख सकते हैं किस तरह की मिट्टी है। अब हम लोग काली मृदा भी देख रहे थे। तो काली मृदा है सो बहुत ही महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा महीन मतलब पाउडर की तरह होता है, समझ लीजिए। तो इसके अलावा इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, मतलब कि यहाँ पर जो नमी होता है, नमी मतलब होता है पानी खींचने की क्षमता। मतलब कि जो काली मृदा है ना, जैसे हम लोग खेत उत में देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक तक हम लोग का पानी सोख के रखते हैं, जल्दी से पानी नहीं सूखता है, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग का महीन हम लोग का खेत का मिट्टी रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पर काली मिट्टी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महीन होता है और बहुत ही ज़्यादा नमी धारण क्षमता। नमी धारण मतलब क्या होता है, पानी उसमें बहुत ही अधिक देर तक रह सकता है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। मतलब कि इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और पोटास और चूना इसमें अधिक मतलब कि पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं, परिपूर्ण तरीके से काली मिट्टी में पाए जाते हैं। परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ इसमें अलग से दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या चीज़ का कमी रहता है, तो फास्फोरस का कमी रहता है। किसमें, काली मिट्टी में फास्फोरस का
कमी रहता है। गर्म और शुष्क मौसम में, मतलब कि जब गर्मी आता है और जब शुष्क मौसम रहता है, जब बारिश नहीं होता है, तो इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ने लगती है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, जब बारिश नहीं होगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, पानी सूख जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर दरारें पड़ने लगेगी काली मृदा में। दरारें कौन सी मिट्टी में पड़ती है, तो काली मिट्टी में पड़ती है। किसके कारण पड़ती है, तो हम लोग गर्मी और शुष्क मौसम के कारण पड़ती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाता है। मतलब कि जिससे क्या होता है, इसमें अच्छी तरह से हवा चला जाता है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, जिसको हम लोग फिर जोत नहीं पाते हैं। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। मतलब कि अगर हम लोग मानसून जैसे, मतलब कि बारिश स्टार्ट हुआ, एक दो बार स्टार्ट हुआ, तभी हम लोगों को उस खेत को जोत लेना होता है। वरना अगर हम लोग बाद में उस खेत को जोतेंगे तो बाद में वो मिट्टी है, सो मिट्टी हल में ही या फिर जो भी है उसमें चिपक जाएगा, जिसके कारण हम लोग उसका खेती नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहला जब बारिश होता है तो उसी टाइम हम लोगों को उस खेत को जोत लेना चाहिए, काली मिट्टी को। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, सो यहाँ पर हम लोग अभी देख चुके हैं। इस क्षेत्र में जो भी लाल और पीली मिट्टी थी, सो यहाँ पर हम लोग तेलंगाना, इधर कर्नाटक तरफ, इधर हम लोग का झारखंड तरफ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का आधा क्षेत्र, इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ, त्रिपुरा, मिजोरम तरफ, तो इधर हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते थोड़ा सा कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी के बारे में। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रेवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। अब अग्नि चट्टान क्या होता है, जो अग्नि चट्टान जो हम लोगों का ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा बनता है ना, वो जो पत्थर जब लावा के बनने के बाद जो सूख जाता है, जो पत्थर बन जाता है, उसी को हम लोग अग्नि चट्टान बोलते हैं। तो जो अग्नि चट्टान रहता है, सो वहाँ पर जब कम वर्षा होता है तब यहाँ पर रेवेदार अग्नि चट्टान बनता है, जिसको हम लोग लाल मिट्टी बोलते हैं, जो कि हम लोग को झारखंड की तरफ पाया जाता है, जिसको हम लोग लाल मिट्टी आराम से घर तरफ मिल जाता है, जो ज़मीन में रहता है लाल मिट्टी, या फिर पीली मिट्टी थोड़ा रहता है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रेवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। मतलब कि यहाँ पर बोला जाएगा कि ये मिट्टी है, सो लाल रंग किसके कारण हुआ है, लाल और रेवेदार अग्नि चट्टान किसके कारण हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण। मतलब कि वहाँ पर लोह धातु का अधिकता के कारण और वहाँ पर रूपांतरित चट्टानों के कारण उसका रंग लाल हो गया है, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी हो गया। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण हुआ, मतलब कि मिट्टी में पानी मिल जाने के बाद इसका रंग कुछ अलग अलग रंग का हो गया है, मतलब कि किसी किसी का रंग पीला हो गया है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। मतलब लेटराइट मृदा का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है, ग्रीक भाषा का मतलब ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक, मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेटराइट मृदा का जो निर्माण है सो कहाँ पर हुआ है। तो लेटराइट मृदा का ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग देख लेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा है कि जब हम लोगों का जलवायु परिवर्तन होते रहता है तो उस कारण हम लोगों का लेटराइट मिट्टी बनता है। जो लेटराइट मृदा है सो यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा होता है तब हम लोगों का ये लेटराइट मृदा है सो बनता है, बहुत ज़्यादा भारी वर्षा के कारण। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। मतलब कि अगर बोला जाएगा कि लेटराइट मृदा क्या होता है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। इसका पीएच मान 6 से भी कम होता है।
इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। मतलब कि इसमें जो पौधों का जो पोषक तत्व होता है ना, सो इसमें बहुत ही कमी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, किसमें, लेटराइट मृदा में। ठीक है, इसमें पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। बोला जाएगा कि पोषक तत्वों की कमी किसमें होती है, तो लेटराइट मृदा में। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर लिखा है देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। महाराष्ट्र में है पश्चिमी घाट, एक बार देख लेते हैं हम लोग। लेटराइट मृदा हम लोग का कहाँ पर है, जैसे ये लेटराइट मृदा हम लोग का ये इस कलर का है, तो इस कलर का हम लोग इधर देख सकते हैं। इधर हम लोग का पश्चिमी घाट में है, इधर हम लोग को थोड़ा सा महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, इधर पश्चिम बंगाल की तरफ थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा इधर भी है, इधर भी थोड़ा सा हम लोग का नीचे छत्तीसगढ़ तरफ है। तो वही यहाँ पर लिखा महाराष्ट्र पश्चिमी घाट तरफ, फिर उड़ीसा की तरफ, फिर पश्चिम बंगाल की तरफ, और कुछ भाग उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी मतलब कि यहाँ पर जैसे असम तरफ हो गया, इधर थोड़ा सा हो गया, तो इधर हम लोग का लेटराइट मृदा है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। अभी पर्णपाती और सदाबहार वन मतलब क्या होता है, सदाबहार वन का मतलब होता है जहाँ पर हमेशा जंगल रहता है, मतलब कि जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उन लोग को पानी वानी मिल जाता है, आराम से उन लोग जंगल बहुत आसानी से वहाँ पर हम लोग को मिल सकता है। सदाबहार वन मतलब जहाँ पर मतलब हमेशा जंगल रहता है, जहाँ पर कभी समाप्त ही नहीं होता है, मतलब कि वहाँ का मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वैसा हम लोग बोल सकते हैं। तो वही लिखा है पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं जहाँ इनमें ह्यूमरस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमरस की मात्रा कम पाई जाती है। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है अगर विरल वनस्पति रहेगा, अगर बहुत ही जो वनस्पति जल्दी से नहीं मिलता है और अर्ध शुष्क पर्यावरण रहेगा तो उसमें ह्यूमरस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्थल रूप मतलब कि जिस तरह का जमीन रहेगा तो उस तरह से वहाँ पर हो सकता है, अगर अच्छी मिट्टी है तो ठीक है, और अगर अच्छा मिट्टी नहीं है तो वहाँ पर अपरदन मतलब कि अपरदन मतलब होता है मिट्टी को काटना। ठीक है, मतलब कि जैसे नदी है, सो नदी क्या करता है, मिट्टी को एक जगह से काट करके दूसरे जगह ले जाता है, तो उसको हम लोग अपरदन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग जलोढ़ मृदा पढ़े थे, तो जलोढ़ मृदा में क्या था, जलोढ़ मृदा में हम लोग देखे थे कि मिट्टी को काट करके खादर और बांगर नया मिट्टी और पुराना मिट्टी बना रहा था, तो वही मिट्टी को ही तो कहीं से काट कर ला रहा होगा, तो अपरदन मतलब भी वही होता है, मिट्टी को काटना, तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण मतलब कि मृदा को बचाने की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो मृदा है, सो मृदा का बहुत ज़्यादा अपरदन होता है, तो जिस कारण कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में क्या क्या किया जाता है, चाय और कॉफ़ी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि चाय और कॉफ़ी कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, तो लेटराइट मृदा में। ठीक है, और सदाबहार वन कौन से मिट्टी में मिलते हैं, सदाबहार वन लेटराइट मृदा में, और उसके बाद चाय और कॉफ़ी लेटराइट मृदा में उगाई जाती है। कौन कौन से राज्य भी पूछा जा सकता है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखे थे ना कि जैसे इधर हम लोग का केरल हो गया, इधर हम लोग का तमिलनाडु हो गया, और हम लोग का एक और क्या था, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। हम लोग का कर्नाटक भी इधर ही है, मतलब कि इधर के क्षेत्रों में हम लोग का क्या होता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की तरफ में इधर हम लोग का चाय का खेती किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का बहुत अधिक जंगल भी पाया जाता है, जिस कारण इसको हम लोग सदाबहार वन बोलते हैं। हमेशा मतलब यहाँ पर जंगल रहता है, बहुत ऊंचे ऊंचे जंगल रहते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम लोगों का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और केरल है, सो वहाँ पर लाल लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो जिस कारण वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर काजू उगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ इससे पहले हम लोग देखे थे कि वहाँ पर चाय और कॉफ़ी तो उगाए ही जाते हैं, प्लस में काजू भी लेटराइट मृदा में ही उगाया जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं मरुस्थलीय मृदा। इसके नाम से ही क्लियर है, मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान और गुजरात के थोड़ा सा क्षेत्रों में है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मरुस्थलीय मृदा में क्या क्या है।
मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। हम लोग देखते हैं कि जो रेत होता है वो भी जो उसका रंग लाल और थोड़ा भूरा टाइप का ही होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो क्या होती है, रेतीली होती है और लवणीय होती है। और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ कुछ जगह रेत इतना ज़्यादा लवणीय है कि वहाँ पर हम लोग अगर झील बन गया है, मतलब वहाँ पर अगर हम लोग पानी डाल देंगे तो उस रेत के द्वारा उस पानी को हम लोग फिर इकट्ठा करके हम लोग उससे नमक बना सकते हैं, खाने का नमक बना सकते हैं उस रेत से, इतना ज़्यादा लवणीय है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है। मतलब वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही शुष्क जलवायु, मतलब कि वहाँ पर जलवायु बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। वहाँ पर जल्दी से हवा हुआ बहुत ही कम चलता है, या फिर हवा चलता है मतलब कि वहाँ पर बहुत ही कम पानी वहाँ चलता है। उच्च तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है जिसके कारण जलवाष्पन दर अधिक है। मतलब जलवाष्प मतलब क्या होता है, जो भी जल रहता है, जो भी पानी रहता है सो तुरंत भाप बन के उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर का तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक है। जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि नमी की मात्रा, नमी का मतलब क्या होता है, नमी मतलब कि जो वहाँ पर जल धारण करने की क्षमता होता है सो बहुत ज़्यादा कम होता है। वहाँ पर जल्दी से पानी टिकता नहीं है। वहाँ पर जलवाष्पन के द्वारा क्या हो जाता है, जलवाष्प के द्वारा पानी है सो उड़ जाता है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है और चूने के कंकड़ नीचे सतह में चले जाते हैं मरुस्थलीय मृदा में, और इसके कारण मृदा में जल अंतःस्पंदन इंटरफ्लेक्शन अवरुद्ध हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग को ये हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोगों का मरुस्थलीय मृदा किस प्रकार का है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि अंतःस्पंदन के द्वारा हम लोग जो मिट्टी है सो मिट्टी को हम लोग संचित करके, मतलब कि वहाँ पर हम लोग वहाँ पर इकट्ठा करके या फिर हम लोग वहाँ पर कृषि योग्य बना सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर हम लोग पानी उनी डाल करके मिट्टी में वहाँ पर हम लोग कृषि योग्य उस मृदा को बना सकते हैं, मरुस्थलीय मृदा को भी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वन मृदा। वन मृदा का मतलब क्या होता है, वन मृदा मतलब कि ऐसा मृदा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। जंगल में जो मृदा पाए जाते हैं, यहाँ पे जंगल उगने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मृदा को हम लोग वन मृदा बोलते हैं। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कि जो पहाड़ वहाड़ होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि जंगल वंगल बढ़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा जंगल बढ़ता है। यह पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, जहाँ मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है वहाँ पर ये हम लोगों का मृदा वन मृदा मिलता है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। मतलब कि पर्वत में जिस तरह पहाड़ों में पर्यावरण में बदलाव आता है उसी तरीके से यहाँ पर भी जो वन मृदा होते हैं वहाँ पर भी जंगल उसी तरह से बढ़ते हैं, मतलब कि ऊंचे ऊंचे जंगल बढ़ते हैं। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट या सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कंगनों का होता है। मतलब कि जिस तरह से हम लोग जलोढ़ मृदा में पढ़े थे कि ऊपर में हम लोग का मोटा मोटा होता है और नीचे आने के बाद खींचते खींचते पतला पतला हो जाता है, वही यहाँ पर लिखा है कि ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। मतलब कि जो हिमालय है सो हिमालय में जो भी क्षेत्र है तो उन क्षेत्रों में जो ये मृदा है वन मृदा, तो उन जगहों पर मृदा का अपर्दन होता है। मतलब कि वहाँ पर जैसे कि अगर कोई भी पहाड़ है, अगर मान के चलते तो पहाड़ है तो पहाड़ में जैसे कि अगर कोई हम लोग पेड़ है तो वहाँ पर अगर बारिश हो रहा है तो वहाँ पर से जो बारिश होगा तो उस मृदा का अपर्दन होगा। मतलब कि पहाड़ को तो काट देगा ना पूरा मिट्टी। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पहाड़ों में गड्ढे उड्ढे या फिर मतलब कि जैसे बहुत सारे पहाड़ हो गए तो वहाँ पर से अगर पानी गिर रहा है तो पानी गिरते 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 वहाँ पर नदी सब क्या करती है, अपना रास्ता बना लेती है ना। जिस तरीके से
वो लोग तो उसी प्रकार से पहाड़ों में भी बहुत सारे अपरदन होने लगता है, मतलब कि मिट्टी वहाँ पर से कट के जाने लगती है। और ये अधिसिलिक, एसिटिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। मतलब कि जो जलोढ़ या फिर जो भी मृदा किनारे किनारे होती है, नदी के किनारे वाले उन जगहों पर मृदा ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, वन मृदा, जहाँ पर नदी के किनारे किनारे क्षेत्रों में बहुत सारे जंगल बढ़ जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखते हैं कि मृदा अपरदन क्या है, उसका संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब कि क्या मृदा अपरदन किसको बोलते हैं? मतलब कि मृदा को, अगर मिट्टी को काट के एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, उसको काट करके उसको बहा करके, तो उसको हम लोग अपरदन कहते हैं। जैसे कि नदी करती है, मिट्टी को बहा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, उसको भी अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। मतलब कि मिट्टी बनते रहता है और उसी तरह से अपरदन होते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, और दोनों में संतुलन होता है। दोनों में संतुलन होता है, मतलब कि इधर बन रहा है और उधर धीरे धीरे अपरदन होते जा रहा है। जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़े थे जब कि मिट्टी कैसे बनता है। मिट्टी बहुत सारे जनक सेलों से बना है, और बहुत सारे पेड़ पौधों और जीवाश्म ईंधन, जो भी जीवाश्म थे, सब मर गए। उसके बाद बहुत सारे लाखों वर्षों के बाद मिट्टी बना है। तो उसी प्रकार जब मिट्टी बनते था इधर, तो 1-1 सेंटीमीटर बनते जा रहा था लाखों वर्षों में, उधर लाखों वर्षों में नदी के द्वारा या अपरदन के द्वारा मिट्टी कटते जा रहा था। तो दोनों लगभग बराबर था, संतुलन में चल रहा था। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि लेकिन हम लोग अगर बहुत ज़्यादा जंगल काटने लगेंगे, अति पशुचारण करने लगेंगे, और निर्माण मतलब घर बनाने लगेंगे, और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। मतलब कि जो संतुलन था मृदा बनने का और जो मृदा का अपरदन का जो संतुलन था, सो बिगड़ने लगता है। मतलब कि मिट्टी है तो लाखों वर्षों में बनता है, और जो अपरदन होता है, सो अपरदन हम लोग तुरंत हम लोग नदी उदी के द्वारा, खनन के द्वारा, वनोन्मूलन के द्वारा बहुत ज़्यादा उसका अपरदन होने लगा। मतलब कि मिट्टी खराब होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह बहने लगा। तो इसका संतुलन क्या हो गया? भंग हो जाने लगा। किसके कारण? मानवीय क्रियाओं के कारण। क्या क्या? वनोन्मूलन होने लगा, अति पशुचारण, निर्माण और खनन के कारण इसका संतुलन बिगड़ने लगा। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन करते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोग मानवीय क्रिया के द्वारा तो हम लोग जल का अपरदन करते ही हैं, साथ साथ प्राकृतिक कारण भी है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि मानव क्रिया क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद कि प्राकृतिक क्रिया क्या क्या है जिससे मृदा का अपरदन हो रहा है। तो प्राकृतिक क्रिया हम लोग क्या देखेंगे कि हवा के द्वारा, पवन मतलब हवा क्या करता है? जब हवा चलता है, गर्मी के दिनों में लू चलता है, तो अपने साथ मिट्टी को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाता है। इसको भी हम लोग अपरदन कहते हैं। ठीक है। और साथ हिमनद मतलब कि जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती है, जो हम बर्फ के रूप में, तो वो भी क्या करती है? मिट्टी को एक जगह से ले जा करके दूसरी जगह ले जाती है। वो भी मृदा का अपरदन ही कर रही है, लेकिन वो प्राकृतिक कारण। उसके बाद जल मृदा का अपरदन करते हैं। मतलब कि जल मतलब पानी है, जो मृदा का अपरदन करते हैं। जैसे बरसात में हो गया, बरसात में भी बहुत सारे बारिश के कारण मिट्टी एक जगह से बह करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये हम लोग का प्राकृतिक कारण हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। पवन, हिमनद और जल मृदा, ये प्राकृतिक तत्व है जो अपरदन करते हैं। और मानवीय कारण क्या था? अति पशुचारण, वनोन्मूलन, वन निर्माण और खनन। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो जल है, जो पानी है, तो जमीन को काटते काटते ना एक गहरी वाहिका मतलब कि जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिया गया है कि मिट्टी को काटते काटते देख सकते हैं कितना ज़्यादा गड्ढा बना दिया गया है। यहाँ पर लिखा है अवनालिका अपरदन, मतलब कि जो पानी है, सो पानी मिट्टी को काट काट के किस तरह से गड्ढा बना दिया है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। अब ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि उत्खात भूमि किसकी कहते हैं? उत्खात भूमि ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि मतलब कि जहाँ पर प्राकृतिक कारण या मानवीय क्रियाओं के कारण मिट्टी का अपरदन हो चुका है, जो जोतने योग्य नहीं है, उसको हम लोग उत्खात भूमि कहते हैं। यानी कि बेड लैंड कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर हम लोग अब कृषि नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेड लैंड कहते हैं।
जैसे यहाँ पर एक और चित्र दिया हुआ है मृदा अपरदन का, देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले मिट्टी था, तो मिट्टी को काट काट के किस तरह से पूरा इतना दूर तक मिट्टी काट चुका है नदी। इसको क्या कहते हैं, इसको बेडलैंड कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा चंबल बेसिन, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंडन रेवेन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मतलब कि जो जल है सो जल मिट्टी को बहा करके भी ले जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती चली जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग का घर तरफ बारिश में क्या होता है, मतलब कि जब बारिश होता है तो ऊपरी जो मिट्टी रहती है सो ऊपरी मिट्टी को बहा करके ले जाता है, जहाँ पर घास फूस नहीं उगे रहते हैं उन क्षेत्रों में। लेकिन अगर घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर का मिट्टी एक जगह से बह करके उसका उपार्जन नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग वनोन्मूलन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वरना अगर हम लोग इसी तरह अगर रहेंगे तो फिर हम लोग का मिट्टी अपरदन होते रहेगा। सॉरी, वनवन रोपण ज़्यादा जरूरी है, वनोन्मूलन से तो हम लोग का हानिकारक है। तो इससे चादर अपरदन यानी कि सीड इरोशन कहा जाता है। मतलब कि क्या होता है कि चादर के रूप में एक जगह पूरा मिट्टी को एक साथ बहा करके ले जाता है, उसको चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, चादर अपरदन भी समझ में आ गया कि चादर अपरदन किसको कहते हैं, कि जो ऊपरी मृदा को जो रहता है ना, ऊपरी मृदा को एक जगह से बहा करके जल या हवा एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसको चादर अपरदन कहते हैं। उसके बाद पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। अब ये पवन अपरदन भी हम लोग को समझ में आ गया कि जो हवा है सो हवा क्या करता है, हवा जैसे ढाल हो गया या फिर बालू हो गया, जो बालू हो गया तो उसको भी एक जगह से उड़ा करके दूसरी जगह ले जाता है, उसको भी हम लोग पवन अपरदन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। मतलब कि कृषि का भी गलत तरीके से, जैसे कि गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपरी से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा को कटाव करता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि यह गलत कृषि कैसे हो गया, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर चित्र से समझे, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर जैसे पहाड़ है, ठीक है, तो इस तरह का कोई पहाड़ है, तो पहाड़ में हम लोग को यहाँ पर अगर कृषि करना है, तो अगर यहाँ पर हम लोग इस तरह से अगर हम लोग खेत जोते हैं इधर से ऊपर से नीचे, तो